क्रिश्चियनिटी हो गई। अब मेरा आपसे सवाल ये कि अगर इनमें इतने फ्लॉज हैं, मतलब इतनी इनमें खराबियां भी मौजूद हैं, तो ये आज तक इतने चलते कैसे रहे हैं? मतलब कोई अगर खराबी इसमें मौजूद होगी तो फिर मतलब लोगों ने इन पे तनकीदें क्यों नहीं की हैं? या आज की तारीख में इतने मतलब जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, ये में मतलब लोग इनमें क्यों नहीं ऐसी गलतियां ढूंढ पाते जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं? और फिर वो अगर चले, मतलब अगर ये डर हो कि यार कत्ल ना कर दें या कोई गिरबान से ना पकड़ ले, तो फिर भी लोग इसमें तहकीक क्यों नहीं करते हैं? फिर ये इतने आगे कैसे पहुंच गए, इतने मज़ाहिब अगर इनमें इतने प्रॉब्लम मौजूद थे तो? पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल आपसे ये है गालिब भाई कि देखें, अब आप मुसलमान थे क्रिश्चियन थे मुझे नहीं पता इतना, मैंने आपकी वीडियोस ही देखना शुरू की यूट्यूब पे। तो इस डोगमा से बाहर कैसे आया जाए? मतलब अब मैं बहुत स्केप्टिक हो चुका हूँ, ठीक है? तो इस डोगमा से बाहर कैसे आया जाए? मतलब अगर आप शकी हैं या आप एग्नोस्टिक हैं, या मतलब आप दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुनते हैं, जैसे आप लोगों को एथियस्ट को या एग्नोस्टिक को सुनता है, या फिर बंदा मजहबी लोगों को सुनता है, तो इस डोगमा से आया डॉगमा से बाहर कैसे आ जाए? जाए क्या चीज है जो, हाँ मतलब क्योंकि आप पहले मुसलमान थे या क्रिश्चियन थे मुझे नहीं पता, मजहबी तो आप थे, तो आप अपनी मिसाल दे सकते हैं कि यार आपने ऐसी क्या, हम्म वो कैसा, वो क्या वक्त था जो आपके ऊपर आया जिसने आपको स्केप्टिक बनाया, आपने सोचने पे समझने पे गौर व फिक्र किया, फिर आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि यार ये जो मजाहिब के खुदा हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहे? क्योंकि नॉर्मल तो इंसान ऐसी चीजों पे सोचता नहीं, वो तो बात करने से भी डरता है कि यार हाय गुनाह ना लग जाए, हाय। जिस तरह मैं अब अपना किसी भाई से बात करूं छोटे से कि यार ऐसे भी है, तो वो कहता है यार मुझसे बातें नहीं कर पाई। तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसको ओपनली बात कर रहा हूँ, एक इल्मी सतह पे बात करना चाहूँ, तो यार वो उस डोगमा से उसको बाहर कैसे निकाला जाए या कैसे शुरुआत की जाए? उसके ऊपर आप अपनी मिसाल दे सकते हैं कि यार मैंने अपना इल्मी सफर इस तरह शुरू किया और इस तरह मैंने अपनी तहकीक शुरू की, और फिर मेरा दिमाग सोचने समझने पे गौर व फिक्र पे, ताकि लोगों में से जो जाहिलियत है वो थोड़ी समझ वो ठीक भी है या नहीं है। और आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है, तो आजकल एक बंदा है यूट्यूब पे अहमद ईसा नाम का, वो कहता है कि जी मैं पैगंबर हूँ। ऑब्वियसली अब हाँ ये भी हमारे हाँ सामने एक मिसाल है कि आज की तारीख में अगर कोई नबी हमारे सामने आए तो हम उसे मानेंगे। इसी तरह जो 1400 साल पहले या 2000 साल पहले या उससे भी टाइम पहले, तो लोग तो इंसान के ऊपर ही ईमान लेकर आए हुए हैं, खुदा को तो किसी ने भी नहीं देखा हुआ। तो वो कहता है कि जी मैं किसी भी मुल्हिद से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, आओ मुझसे, मैं चैलेंज करता हूँ। तो ये जो भाई ये जो फिल्म है अहमद ईसा, इनके बारे में भी अगर आप थोड़े कमेंट दें कि यार ये क्या, इनके साथ क्या मामला है, या ये क्या फिल्म इन्होंने चलाई हुई है? बस ये तीन सवाल हैं कि एक तो ये मजाहिब इतने आगे कैसे पहुंच गए, दूसरा है कि इस डोगमा से बाहर कैसे आया जाए, उसके ऊपर आप मुझे अपनी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यार मैंने अपना सफर इस तरह शुरू किया, या मैंने सोचने पे या समझने हम्म पे इस तरह मैंने किया कि यार, ताकि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी से बात करूं तो एटलीस्ट लेकर आऊं, रादर दिन कि वो डर जाए, नहीं यार ये तो गलत है, ये तो गुनाह है, मुझसे ऐसे इस टॉपिक पे बात नहीं करो। और ये जो आखिरी मैंने आपसे सवाल पूछा अहमद ईसा के बारे में, इनके बारे में भी आप अगर थोड़े कमेंट करें हम्म। कि यार ये क्या फिल्म चली हुई है आजकल माशरे में। बस ये तीन सवाल हैं, फिर आप मुझे बताएं, फिर मैं आपसे किसी दिन बात करूंगा मजीद। अच्छा, अब एक पहली बात तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी पहले क्यों नहीं किसी ने इनके ऊपर एतराज उठाए, इन मजहबों के ऊपर क्यों नहीं लॉजिकल एतराज उठाए? तो मतलब ये अगर इतने आज से आगे एक कैसे सौ फैल साल गए? पहले, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले अगर मैं होता तो क्या मैं मजहब के ऊपर एतराज उठा सकता था? ये नहीं, फोर्स वाइज नहीं, क्या मेरे जी। पास मैं इस नॉलेजेबल पोजीशन में होता कि मैं एतराज उठा सकता था? बिल्कुल भी नहीं। 500 शायद, साल पहले शायद चला नहीं जाए तो लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बात क्योंकि आपके पास बहुत सी चीजों के आंसर नहीं थे। ठीक है, आज आपके पास लाइफ के लिए जितने भी आंसर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से आते हैं। ठीक है, कॉस्मोलॉजी के लिए आंसर्स कहाँ से आते हैं? ठीक है, वो भी आपके जी। कहाँ से आ रहे हैं? वो आपके सारे के सारे साइंस से आ रहे हैं। तो साइंस एक बीच में जो है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर है आज की दुनिया में। फिलॉसफी भी थी, हम्म, फिलॉसफी के आर्ग्यूमेंट्स बड़े साउंड थे, मगर फिलॉसफी भी उसी तरह बातें करती थी, दावे ही दावे, सबूत कोई नहीं। जिस तरह यानी लॉजिक से वो साबित करती थी, मगर लॉजिक को डिनाई करना जो है ना लोगों के लिए बड़ा आसान होता है। सबूत पर यकीन रखना उससे बहुत जो है ना आसान होता है। सबूत सबूत ज्यादा ठोस चीजें होती हैं। तो हम्म, साइंस ने जब तरक्की की तो साइंस इस पॉइंट पे पहुंची कि वो क्या करती है कि वो इन चीजों को
आज अगर आप ये कहते हैं कि इंसान जो है वो मट्टी से बनाया गया, तो वो आपको कहेगी हाँ भाई दिखाओ कौन सी मट्टी से इंसान बनाया गया, या फिर इंसान जो है वो आपको नजर आ रहा है कि इंसान भी बाकी जानदारों की तरह इवॉल्व हुआ है, ठीक है, बाकी जानदारों से बड़ा क्लोजली कनेक्टेड है। यानी देखें आप, आज से तकरीबन 60-70 साल पहले उन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, और वो दिल किसका था? दिल जो था वो एक सूअर का था जो इंसान को लगाया, और वो बंदा 18 दिन जिंदा भी रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके और दूसरे जानदारों के दरमियान में एक कनेक्शन है। आज आप ये भी कर सकते हैं, आज आप और भी जानवरों के अंदर जो है वो ह्यूमन ऑर्गन्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, फिर देखें अब एक बात है ना कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी मैमल्स हैं, इंसान मैमल है, और इंसान का जो मैमल्स हैं, इंसान जो है उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स आप जितने भी देख लें, चाहे उसका पैंक्रियाज है, चाहे उसके लंग्स हैं, चाहे उसका कोई भी हिस्सा है जिस्म का, वो आप चूहा भी निकाल के देख लेंगे तो उसके अंदर भी वो सारे के सारे हिस्से उसके मौजूद होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ शेप्स होंगी उनकी, मुख्तलिफ साइजेस होंगे, मगर होंगे जरूर। तो आपको एक बात समझ आ गई कि आप बाकी जानदारों से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप पहले अपने आप को अशरफुल मखलूकात और बड़ा जी आला कहते थे कि जी आप गधे और घोड़े और कुत्ते को बड़ा बुरा समझते थे, मगर मसला यह कि आप भी उनकी तरह के मैमल्स हैं, आपके भी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, आपकी भी औरत जो है वो बच्चों को दूध पिलाती है, तो एक घोड़ी जो है वो भी पिलाती है, ठीक है। तो ये आप मैमल से कनेक्ट हुए, ठीक है, आपको पता चल गया कि आप भी जो है ना इसी इसी एवोल्यूशन का हिस्सा हैं, और उन्हीं जानदारों का हिस्सा हैं, जो कि फिर बाद में जेनेटिक्स आई है। जेनेटिक्स ने तो बिल्कुल ही बात ही सीधी सीधी कर दी ना। हाँ जी बोलिए। सिर्फ एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट का भरोसा नहीं है कि खत्म हो जाए, ये मतलब डिस्कनेक्ट हो जाए। यार आप इस पे एक छोटी सी वीडियो जरूर बनाइएगा, कि उर्दू में बेशक, कि क्योंकि मैं अगर किसी बंदे से बात करूँ ना, तो वो बड़ा, अब ये ऑब्वियसली मुझे तो पता है इन चीजों का, लेकिन वो कहता भाई तू कैसे बन गया, इंसान कैसे बन गया, ये जानदार कैसे बन गए। तो मैंने जितनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वीडियोस देखी, या तो वो हिंदी में है या तो इंग्लिश में है। मतलब हिंदी में भी है तो वो कहते हैं कि जी ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, वो उन्होंने बेसिकली बताया होता है कि जी ये सेल बना पानी में, फिर उससे शुरुआत हुई। तो थोड़ी सी एजुकेशन पर्पस के लिए अगर आप इस पे भी एक वीडियो बनाए, ताकि मैं जिन लोगों से बात मैंने करना एवोल्यूशन चाहता पे हूँ एक सीरीज शुरू करनी है, मगर मसला ये है कि उसके अंदर मुझे जरा ना वीडियो वर्क काफी करना पड़ेगा, एनिमेशन और ये वो सारा कुछ, छोटी मोटी तो एनिमेशन कम से कम करनी पड़ेगी, और वो वो मैं जरूरी है, कर तो क्योंकि सकता किसी हूँ, भी, मगर मसला आ गया उसके लिए टाइम बहुत चाहिए। चले आप फिर कभी जब टाइम बहुत आपको मौका चाहिए, ये मिले, मसला है। जब आपको, क्योंकि मैंने इससे बहुत सोचा फायदा होगा। एवोल्यूशन जो है ना वो एक टॉपिक है जो कि बहुत लाजमी है क्योंकि लोगों को किसी से बताना। बोलो भी ना, तो वो तो कहता हो भाई ये क्या कहानी है कि जी पानी में सेल बन गया फिर जानवर बन गए, ये तो वो समझ नहीं आता। तो आई थिंक अगर आप इस पे छोटी सी एक वीडियो बनाएंगे ना, मतलब अगर आप एनिमेशन ना भी करें, लेकिन अगर आप पीछे डायग्राम्स लगा दें और आप जिस तरह बोलने का आपका तरीका है, तो आई थिंक वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा काफी सारे लोगों के लिए समझने के लिए, कि यार ये ये इंसान चीज कैसे मेरे बन जहन में गया। है, और ये मैंने लाजमी शुरू करनी है, मैं करूंगा इसको। अब देखता हूँ कि कब तक, मुझे एक मेरा प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा शायद नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, आप तो उसके बेशक बाद जब मैं बात करूंगा। करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई आप तमाम जानदारों से कनेक्टेड हैं, आज आपके पास डीएनए एविडेंस है, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी जी की चीज डीएनए एविडेंस से इंसान के बारे में बताता हूँ। जब शुरू शुरू में डीएनए एविडेंस सामने आया था ना इंसान का और बाकी जानदारों का, और खास तौर पे इंसान का, चिंपैंजी का, और ये जो बोनोबोस होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, ठीक है, इनका, तो इंसान के पास है 23 क्रोमोसोम, ठीक है। जी यानी 22 जो है वो नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, और एक जो है वो क्या है, वो सेक्स क्रोमोसोम है, जो एक्स या वाई होता है आपके पास, ठीक है। जी और गोरिल्लाज और बनोबोज और ये जो दूसरे बाकी के प्राइमेट्स हैं ना, इनके पास होते हैं 24। तो जब ये शुरू में डिस्कवर हुआ था ना, तो सारे जो क्रिएशनिस्ट जितने भी पाकिस्तान और अमेरिका में एवेंजलिस्ट थे ना, उन्होंने रोला डालना शुरू किया। वो तो जी ईद मनाने लग गए कि देखो जी इंसान तो अलग है, इसके 23 हैं और उनके 24 हैं। तो ये जी तो उन्होंने जी इस बात को हर जगह पे जी एविडेंस के तौर पे पेश करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर जब इस पे मजीद रिसर्च हुई ना, तो इंसान का जो क्रोमोसोम जो होते हैं ना, क्रोमोसोम्स के एंड पे ना एक हार्ड तरह की प्रोटीन होती है, बड़ी हार्ड होती है, वो बेसिकली इसलिए होती है कि वो क्रोमोसोम को डिसइंटीग्रेट होने से बचाती है, ठीक है। उसे कहते हैं टोलोमीर्स। जी वो प्रोटीन ठीक जो है ना, वो डीएनए के खत्म होने का उस जगह का होती है, और दरमियान में उसके एक ऐसी जगह होती है जो कि वीक प्रोटीन होती है, उसे कहते हैं सेंट्रोमीर। जब मायोसिस के दौरान डीएनए डिवाइड होता है ना, तो वो सेंट्रोमीर से डिवाइड होना शुरू होता है, डीएनए क्रोमोसोम जो डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब इंसान का एक क्रोमोसोम है जिसे कहते हैं क्रोमोसोम 2। ठीक उस क्रोमोसोम 2 के अंदर क्या है कि जी आपके पास
दरमियान में एक जगह पे आपको जो है ना वो टोलोमीर्स मिलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर सेंट्रोमीर आपको दो जगहों पे मिलते हैं, एक सेंट्रोमीर जो है वो एक्टिव है और एक इनएक्टिव है, ठीक। तो इंसान की एवोल्यूशन के दौरान किसी वक्त ऐसा हुआ कि जो बाकी के प्राइमेट्स के अंदर क्रोमोसोम 2A और 2B जो पाए जाते हैं वो ज्वाइन हो गए किसी वजह से, ठीक है। वो ज्वाइन हो गए और उनका क्रोमोसोम 2 बन गया, और जब वो आप क्रोमोसोम 2 को चिंपैंजीज और बोनोबोज और गोरिल्लाज के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम 2A और 2B से मैच करते हैं तो वो सारे के सारे टोटली मैच हो जाते हैं, ठीक देखें है। अब ये कितनी आपकी डीप और नॉलेज है। ये अब मतलब यही एक अगर ये एक ऐसा एविडेंस है कि इसके बाद मतलब मैं एवोल्यूशन पे बहुत अरसे से यकीन रखता था, मगर ये एक ऐसा एविडेंस है कि इसके बाद मेरे जहन में एक 1% भी, कोई 0.01% भी शक नहीं रहा कि एवोल्यूशन जो है वो गलत है या सही है। मुझे 100% पता है कि एवोल्यूशन बिल्कुल 110% ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेरी एक बात सुने, लोग जो है ना लैडर के एक तरफ को पकड़ते हैं, दूसरी तरफ को नहीं पकड़ते। जब ये कहते हैं ना कि भाई इंसान जो जिंदगी जो है जी वो एक सेल से कैसे शुरू हो सकती है, हमें ये बताओ कि जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। मसला ये है, जिंदगी की इब्तिदा जैसे भी हुई इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम ये साबित कर दें कि इंसान भी इवॉल्व हुआ है तो आपकी गेम तो वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर आपका दावा गलत हो जाता है कि इंसान जो है वो स्पेशल तौर पे खुदा ने 6वें दिन बनाया, उसे मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका है, उसके नथनों में रूह फूंकी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर ये बात 100% कंफर्म, और क्योंकि मैं एक बात तो कह सकता हूं, जिंदगी जैसे भी शुरू हुई वो हुई जैसे भी शुरू हुई, मगर एक बात 100% कंफर्म है कि इंसान जो है वो इवॉल्व हुआ है, और इंसान भी कोई आज जो आपको प्राइमेट्स मिलते हैं उन जैसे ही किसी जानदार से इवॉल्व होके आज इस जगह पहुंचे, और वो जानदार आज हम जानते हैं फॉसिल से कि वो होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस जो है उससे फिर आगे होमो हिल्डरबर्जेंसिस बना, होमो हिल्डरबर्जेंसिस से फिर आपके पास होमो सेपियंस और होमो निएंडरथॉल्स बने, डिनोसोवंस बने, ठीक है। तकरीबन कुछ 6 से 7 ऐसे ह्यूमनॉइड स्पीशीज थे जो कि आज से तकरीबन 40-50 हजार साल पहले तक जमीन पे सब के सब मौजूद थे। उन सब के फॉसिल्स मिलते हैं। देखें अब एक बात है, आप 100 दफा मान लें कि जी वो जी जिंदगी खुद नहीं बन सकती, मगर मसला ये है कि वो भी तो इंसान थे, उनका जिक्र किस खुदा की किताब में है? किसी किताब में नहीं है भाई। अगर आज शेर और टाइगर जो है वो आपस में एक जैसे स्पीशीज हैं, उनको आप क्रॉस ब्रीड भी करा सकते हैं, घोड़े और गधे को क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं आप, उनके बच्चे पैदा होते हैं मगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते, ठीक है जी। आप ये काम कर सकते हैं आज, ठीक है। और आपको पता है कि घोड़े और गधे के डीएनए में कोई खास फर्क नहीं है, बहुत कम फर्क है। मतलब हमारा जो डीएनए में फर्क था निएंडरटॉल से, उससे बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों। निएंडरटॉल से जो इंसान के बच्चे पैदा होते थे, निएंडरटॉल माँ हो और मर्द जो है वो होमोसेपियन हो, या फिर निएंडरटॉल बाप और माँ जो है होमोसेपियन हो, वो बच्चे तो रिप्रोड्यूस करने के काबिल भी थे। आज सारे इंसानों में 3% जो है निएंडरटॉल जीन है, ठीक है। और पहले वो लोग ये नहीं मानते थे कि जो अफ्रीकन हैं उनमें निएंडरटॉल जीन नहीं है, मगर अब ये भी साबित हो गया कि अफ्रीकन पॉपुलेशन में भी तकरीबन कोई 1% के करीब निएंडरटॉल्स के जीन्स हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।